तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। 2024 में टोटल 7 सेट हुए हैं एग्जाम के लिए और उन सातों सेट को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। आज हम लोग सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि इंग्लिश का भी मैंने अनसॉल्व का पूरा सोल्यूशन बताया है ना। मैथ का भी बताया है। मैथ में तो 2023 का, 2022 का और 2024 के सभी सेट हो चुके हैं। इंग्लिश में 2024 के सभी सेट हो चुके हैं, है ना। आज से हम लोग सामाजिक विज्ञान में कोई स्टार्ट करते हैं जो 7 सेट है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग हिंदी का भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहले तो आप समझिए कि आपके एग्जाम का पेपर जो आपको मिलेगा वो कैसे सॉल्व करना है। हालांकि आपको 15 मिनट मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए, क्लियर है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। याद रखना है कि इसमें खंड अ और खंड ब दो पार्ट में आपके प्रश्न पत्र बनते हैं। खंड अ जो होता है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो OMR सीट आपको मिलता है, जिसमें 4 गोले होते हैं। चारों गोलों को फिल करना होता है। तो 20 प्रश्न मिलते हैं और एक एक नंबर के रहते हैं, तो 20 नंबर के हो जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो OMR सीट होता है ये या तो नीले पेन से उसको जो पूरा पॉइंट भरेंगे या तो काले पेन से, बस यही ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये कि गोला, जो मान लीजिए गोला है तो इसको पूरा भरना है, कहीं से भी थोड़ा खाली ना रहे, या क्रॉस नहीं करना है या टिक नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR सीट में ही उत्तर देना है। आपको लिखना नहीं है इसके विषय में कुछ भी। OMR उत्तर प्रपत्रक उत्तर देने के बाद उसे काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है और ना ही उस पर वाइटनर लगाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। वाइटनर लगाएंगे तो भी आपका नंबर गया, इरेज कर देंगे तो भी आपका नंबर गया, है ना। इस तरीके के स्टिक कर देंगे तो भी गया। किसी प्रकार का उस पर मार्किंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिल करना है, ठीक है। सभी प्रश्न के अंक उस प्रश्न के सामने दिए रहेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक दोनों को आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि वर्णनात्मक फर्स्ट जो होता है वो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वर्णनात्मक सेकेंड जो होता है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इस तरीके से आप समझिए। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही देना है। जैसे अगर पहले 21 है तो पहले 21 का उत्तर देंगे, फिर 22 का, फिर 23 का देंगे, फिर 24 का देंगे, फिर 25 का देंगे, है ना, फिर 26 का देंगे। इस क्रम में आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि पहले 21 का दे लें, फिर उसके बाद 24 का उत्तर दे देते हैं, फिर 23 का दे देते हैं, फिर 27 का दे देते हैं। इस क्रम में आपको नहीं करना है। आपको उत्तर लिखना है तो पहले 21 का ही उत्तर लिखेंगे, फिर 22 का ही लिखेंगे, फिर 23 का, फिर 24 का, फिर 25 का, फिर 26 का। इस तरीके से क्रम से जाएंगे। अगर आपने उल्टा सीधा लिखा तो भी आपका नंबर गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। अगर आपका जो OMR सीट है उसके अलावा आपको मानचित्र सीट मिलता है, मानचित्र में ध्यान रखना है कि इसको अपने कॉपी के साथ अच्छे से पिनअप करना है, अच्छे से उसको बांधना है, अच्छे से स्टेपलर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक डाउट अभी आओगा, मान लीजिए अगर 21 नंबर आप कर रहे हैं, 22 नंबर आपको नहीं आता है और 23 नंबर आपको आता है, तो 22 नंबर छोड़ दीजिए। अगर 21 किए, 22 किए नहीं किए, 23 किए, तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट में 22 को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, है ना। लेकिन क्रम से ही करते आइए। बस ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उस पर समय नष्ट ना करें, इसलिए। तो यहाँ पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब हम लोग सेट दूसरा तीसरा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन को नहीं देखेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट 1 प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपको सभी को OMR सीट में भरना है। सबसे पहले देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था।
दूसरा प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो आपको पता है, देखिए क्या परिणाम हुआ था जब फ्रांस के राष्ट्रवादी में प्रथम अभिव्यक्ति हुआ तो उसका परिणाम फ्रांस की क्रांति हुआ था। फिर उसके बाद सीधे फ्रांस की क्रांति होने लगी थी। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण था कृषि में हद से ज्यादा उत्पादन हो जाना, अति उत्पादन हो जाना। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहां पर हुई। तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए कह रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो कौन सा समूह है, तो कहेंगे ईसाई, है ना। वहाँ पे तमिल भी ज़्यादा है, सिंहली भी ज़्यादा है, मुस्लिम भी ज़्यादा है, लेकिन ईसाई अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होना। भारत में संघीय व्यवस्था है, क्यों। क्योंकि यहाँ का संविधान लचीला है, क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, क्योंकि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इसका आंसर जो होगा वहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, मतलब एक तो केंद्र में और एक तो राज्य में, दोनों जगह पे अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है, कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से संघीय राज्य नहीं है, मतलब कि तो आप कहेंगे कि यहाँ पे संघीय राज्य नहीं है, कौन सा, दिल्ली, है ना। बाकी तो सभी के सभी राज्य हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो आप कहेंगे लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो आप कहेंगे बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन ऐसा कोई भी लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में जनमत होता है, सभी लोगों के अनुसार चुनाव किया जाता है ना। उत्तरदायी शासन होता है, मतलब जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। राजनीतिक दल पार्टियां होती हैं जैसा भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक इसमें हिंदू हैं तो हिंदुओं का शासन होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिमों का शासन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो कौन सा खनिज है, तो आप कहेंगे अभ्रक जो है वो धात्विक है, बाकी कोयला, चूना पत्थर, अयस्क ये धात्विक नहीं है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आप कहेंगे कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतरीन होती है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे एल्युमिनियम में जो है कच्चे बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। आगे कहेंगे निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो कहेंगे कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, है ना। आपको पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें से तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है, मतलब कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, कौन सा निजी क्षेत्र में रहेगा, इसका विभाजन का आधार क्या होता है। तो कहेंगे उद्यमों का स्वामित्व, यही निर्धारित करता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 किससे, सतत पोषणीय, है ना, विकास से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो आप कहेंगे कि ये तो बना था 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई। तो कहेंगे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो आप कहेंगे कि मत्स्य पालन जो है जैव, जिसमें जीवन हो तो मत्स्य पालन ही इसमें से हो जाएगा, कोई तांबा, चट्टान और लोहा में तो जीव है नहीं, तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन उद्योग। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा श्रीलंका। इस तरीके से ये आपके 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, ये खंड अ हो गया। अब इसके बाद खंड ब में चलेंगे। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जितने भी 2024 में सेट हैं, 2023 में सेट हैं और 2022 में सेट हैं, जितने भी सेट हैं उनमें जितने भी ऑप्शनल प्रश्न आए हुए हैं उसको मैंने एक ही क्लास में करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब हम लोग खंड ब में चलते हैं और आराम से प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। पहले प्रश्न कह रहा है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम
विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। आपको बताना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत पर आर्थिक कौन सा प्रभाव पड़ा और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अथवा मतलब प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। किन्हीं दो कारणों व व्याख्या कीजिए, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। ये ध्यान रखना है कि हर एक प्रश्न में, 21 में, 22 में, 23 में, हर एक प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अथवा करके, मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए 2+2 दे रखा है, ये 2+2 है, ये भी 2+2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप आर्थिक और राजनीतिक दोनों पर लिखते हैं तभी आपको 2 2 4 नंबर मिलेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ राजनीतिक लिख देंगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, आर्थिक लिख देंगे तो ही 2 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से इसमें 2 कारण आपको लिखना है और यहाँ पर तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। प्रक्रिया को बढ़ावा वैश्वीकरण किस, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे प्रश्न पे। इसलिए जो भी प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से आए उसी प्रश्न को लिखिए। लेकिन मैं जब आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको जो है दोनों प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करना है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 21 का पहला देखिए, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को कई तरीके से प्रभावित किया। तो पहले हम लोग आर्थिक प्रभाव देखते हैं। आर्थिक मतलब जो हमारे धन दौलत से संबंधित होगा, आय व्यय से संबंधित होता है। तो पहली बात यह है कि रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। अब मान लीजिए किसी और देश में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भारत में जो होगा उसको भी लगेगा कि अब युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर रक्षा व्यय का मतलब होता है जो सैनिक है, जो हमारे यहाँ जितने भी वेपन है, हथियार है, उसमें पैसा जो है ज़्यादा आने लगा, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो वहीं कहा जा रहा है कि रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसके लिए युद्ध ऋणों और करों में बढ़ोतरी की गई, है ना। जिसके लिए क्या किया गया, जो है हमारे टैक्स बढ़ा दिए गए, है ना। युद्ध के कारण सैन्य सामग्री की मांग बढ़ गई, जिससे कीमतों में तेजी आई। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ की अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत में तेजी आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ये जो है कोई ये हथियार हो गया और ये सिर्फ भारत में इतने ही उपलब्ध हैं, तो हर देश वाले क्या चाहेंगे, इस पे सोचेंगे कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। ये कहेगा मैं 5 रुपया दूंगा, ये कहेगा मैं 10 रुपया दूंगा, ये कहेगा मैं 50 रुपया दूंगा, ये कहेगा नहीं मैं 100 रुपया दूंगा। तो हम किसको बेचेंगे, जो हमको 100 रुपया देगा। तो इस हिसाब से अगर ये सामान कम है तो जाहिर सी बात है उसका दाम बढ़ जाएगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि जब युद्ध हुआ उसके कारण जितने भी सेनाओं की सामग्री होते हैं, सामान होते हैं, उनके कीमतों में तेजी आ गई। कीमतों में दुगनी बढ़ोतरी के कारण आम लोगों की स्थिति कठिन हो गई। अब जब कोई भी चीज़ हुआ तो अगर उसमें दोगुनी वृद्धि हो गई, मान लीजिए कोई जो है ग्रामीण व्यक्ति है या जो मिडिल फैमिली है, वो पहले उसकी खपत 10 रुपये की होती थी, अब वही सामान वो उतना ही लेके आ रहा है, अब 20 रुपया में लेके आ रहा है, तो दुगना हो गया ना। दुगना होने से जो है आम लोगों की स्थिति क्या हो गई, कठिन हो गई। जो जूट के बैग होते थे, कपड़े होते थे, रेल जैसी सब औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और उनकी कीमतें भी बढ़ गई। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यस्त थे। जो ब्रिटिश कारखाने थे, इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो इस समय क्या होता था, जो ब्रिटिश कारखाने थे वो भारतीय लोगों को सेना में भर रहा था। तो जब जब कोई ब्रिटेन, जैसे अब यहाँ पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटेन भी भाग लिया था और ब्रिटेन ही जो है भारत पे कब्जा कर रखा था। तो ये ब्रिटेन चाहता था कि भारत जो है वो हमारी तरफ से लड़े, इसलिए उसमें सेनाओं को भर रहा था, है ना। तो जब ऐसा उस समय व्यस्त थे तो उस समय भारत में मैनचेस्टर का माल का आयात कम हो गया। आयात मतलब किसी दूसरे देश से आया, है ना। आयात मतलब आया, किसी दूसरे देश से सामान आने, तो वहाँ पर भी मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। ये तो पड़ा आर्थिक प्रभाव। और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा भारत में, तो पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। मतलब जब ऐसा होने लगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी जो पार्टी थी, वो कुछ भी करे उस पर रोक लगा दिया। वो भी कितने साल के लिए, 6 साल के लिए रोक लगा दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगी। दूसरी चीज़, जितने भी रियासत थे
उसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ तो उसमें ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। तो बहुत सारे रियासत थे। रियासत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया, इसमें इस कोई और रियासत है, मतलब यहाँ पे राजा का शासन है, यहाँ पे राजा का शासन है। इधर मान लीजिए मुगल का शासन है इस एरिया में, है ना, इधर मुगल का शासन है। लेकिन मुगल क्या अकेले दिल्ली में बैठकर क्या सभी लोगों के पास जाएगी? तो वो क्या करता था, जैसे यहाँ पर राजा है, यहाँ पे राजा का शासन है, ये रियासत है, तो इससे मिल जाती थी, ये अपना चलाते थे और जो भी टैक्स वैक्स होता था राजा को देते थे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें थी। तो वो रियासत अभी तक बचे हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर 6 साल के लिए रोक लगा दिया गया। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए 21 का ही दूसरा सेकेंड अथवा वाला प्रश्न कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 2 कारणों का व्याख्या कीजिए। तो उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अथवा लिखा है, तो अथवा मतलब 21 का सेकेंड प्रश्न। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कई तरीकों से बढ़ावा दिया है। सबसे पहले समझिए कि संचार तकनीकी में सुधार ने देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान को तेज कर दिया है। जैसे इंटरनेट ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बना दिया है। आप ऐसे समझिए कि जो भी वैश्वीकरण हुआ उससे तो कई तरीके से फायदा हुआ। आज आप घर पे बैठे हुए आप बैंक से ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं पैसे, किसी पैसा जो आ रहा है आपके खाते में और जा भी रहा है। तो यहाँ से चीज़ें क्या होगी, आसान हो गई। मैसेज भेजना है, ईमेल भेजना है, कुछ भी भेजना है आप कर दे रहे हैं। कोई फाइल तैयार करना है, कोई भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो आपको देखना है, सीखना है। तो वहाँ से क्या हुआ, सूचना का आधार जो था वो बहुत ही विकास हो गया और इससे क्या हुआ, बहुत ही आसानी हो गई। दूसरा आप समझेंगे परिवहन। परिवहन तकनीकी में विकास ने वैश्विक व्यापार को सरल बनाया। जैसे कंटेनर शिपिंग ने माल के परिवहन को अधिक कुशल बना दिया। अब मान लीजिए कोई श्रीलंका से भारत आ रहा है, यहाँ पर आयात होगा, तो यहाँ किससे आएगा, हवाई जहाज ऐसे आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो कंटेनर है भर भर के हवाई जहाज से आ रहा था। तो ये परिवहन के क्षेत्र में भी एक दूसरे देश से, यहाँ पर ये भारत है और यहाँ पर जो है ये अफ्रीका हो गई। तो दक्षिण अफ्रीका से कोई माल भारत जाएगा तो ये किससे जाएगा, कंटेनर से जाएगा। और जब कंटेनर से जाएगा तो जाहिर सी बात है उस परिवहन को क्या हो जाएगा, कुशल बना जाएगा। 19वीं सदी में तकनीकी ने औद्योगिकी क्रांति को जन्म दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और वैश्विक बाजारों के लिए नए नए अवसर उत्पन्न होने लगे और एक देश से दूसरे देश में चीज़ें आने जाने लगी। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों की सही पुष्टि कीजिए। अगर आप लोकतंत्र की सामाजिक, आर्थिक पर के तर्क को स्पष्ट किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। राजनीतिक समस्याओं का समाधान पर तर्क दिया तो आपको 2 नंबर, मतलब अब आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को उसके उत्तर को देखते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले उपाय। सबसे पहले लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को सम्मानित किया जाता है और उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का मतलब धर्म, नस्ल या भाषाई आधार पर बहुसंख्यक का समूह शासन नहीं होता है। देखिए जब भी लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में किसी धर्म के अनुसार कोई शासन नहीं चलता है, ना कोई नस्ल के आधार पर, ना कोई, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हिंदी भाषाई लोगों की संख्या ज़्यादा है तो हिंदी भाषा वाले जो शासन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हमेशा वोटिंग होता है जिसे हम लोग बहुमत कहते हैं। जो ज़्यादा वोट पाएगा उसी का शासन होगा। तो यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन का मतलब होता है कि धर्म, नस्ल या भाषाई आधार पर जो है शासन नहीं होता। लोकतंत्र में आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं।
है ना। अभी आप सुनते होंगे कि जो है हमारे प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई है, ये बहुत सारी योजनाएं चलते रहते हैं। तो योजनाओं का लाभ पाने के लिए सभी युवा वर्ग, हर एक वर्ग जो है अपना अपना योजनाओं में जो नामांकन करवाते हैं। नीतियाँ बनाई जाती हैं किस तरीके से किसी ग्रामीण इलाके के उद्धार किया जाए, किसी पिछड़े हुए जो है लोगों का उद्धार किया जाए, इस चीज़ों की नीतियाँ बनाई जाती हैं। नीतियों बनाने के साथ साथ उसमें योजनाएं लागू की जाती हैं। आगे है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक दल और संगठन होते हैं। अब जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में अगर राजनीतिक समस्या है तो जाहिर सी बात है उसके लिए राजनीतिक दल होंगे। जैसे हमारे यहाँ ही बहुत सारे पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुमत किया जाता है, जो पार्टी जीतती है उसको शासन किया जाता है। तो शासन में हमारी सरकार आती है जो हम लोग खुद ही चुने रहते हैं। तो हमारे समस्याओं का क्या करते हैं, नीतियाँ और योजना बनाकर समाधान करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार चयन करने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होता है। जैसी बात जैसा मैंने बताया, लोकतंत्र में विपक्षी दल, मीडिया और सत्तारूढ़ दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लोकतंत्र में जो होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें विपक्षी दल नहीं रहेंगे, मीडिया नहीं रहेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं लोकतंत्र में। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई कि लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस पर हमने क्या किया, एक अच्छा सा तर्क दिया जिसमें हमको 4 के 4 नंबर पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब आप पहला कार्य उल्लेख करेंगे तो 1 नंबर, दूसरे का 2 नंबर, तीसरे का 3, और सबको 1-1 नंबर मिलेगा, और 4 उल्लेख कर देंगे, टोटल आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए 22 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 22 का प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि राजनीतिक दल होता क्या है। ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं, उसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जितने भी, मान लीजिए अपने से ऐसे समझिए कि अगर किसी पार्टी में 100 लोग हैं तो 100 लोग पार्टी के अनुसार ही चलेगी जो पार्टी कहती है, और पार्टी में सभी लोग एक ही जैसा विचार रखते हैं और देश की विभिन्न समस्याओं पर क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं, हमेशा एक मत रहते हैं। उनका अलग अलग इरादा नहीं होता कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, सबका अपना एक मत होता है, तो उसका राजनीतिक दल का नाम दे दिया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व, भूमिकाएं एवं कार्य। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना विशेष महत्व होता है। लोकतंत्र में ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही होता है। अब हमको 4 बातें बतानी है, ध्यान से देखिए। पहला कार्य, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं। जितने ज़्यादा जो है उम्मीदवार जीतेंगे उतने ही ज़्यादा जो है शासन में मजबूती आएगी। पहला कार्य। दूसरा राजनीतिक दल का कार्य होता है कि अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते रहना। जाहिर सी बात है, अगर वो अपने नीतियाँ बताएंगे, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको चुनाव के समय क्या कहते हैं कि सब लोग आप हमको वोट दीजिए, हम आपको गैस फ्री में देंगे। लेकिन जैसे ही वोट आप दे देते हैं तो गैस महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ मतदाताओं के सामने रखना कि आप हमें वोट देंगे तो मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा। तो बहुत सारे आप देखते हैं चुनाव के पहले बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग नीतियाँ बताई जाती हैं, है ना, एजेंडा फैलाए जाते हैं कि हाँ हमको किस तरीके से लोगों का समर्थन मिले। तीसरा कार्य ये होता है राजनीतिक दल का कि राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियां रहेंगी तभी तो समाज में बदलाव आएगा, हमारे देश में शासन जो है चलेगा। लोकतंत्र ही शासन करता है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो पार्टियों के हिसाब से अपने शासन चलाते हैं। आगे है, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता रहता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनता है। जब भी चुनाव जीता जाता है तो जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल ज़्यादा वोट पाती है वहीं क्या बनती है, सरकार बनाती है, और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चला जाता है। जो वादा उन्होंने पहले किया, जो उन्होंने नीतियाँ बनाया, उसी नीतियों के आधार पर अपने कार्य को चलाती है। अब वो चलाना न चलाना उनके हाथ में हो गया। तो अब आपने वोट दे दिया, अपने
जो पावर दे दिया उस राजनीतिक पार्टी को, तो वो अपनी नीतियों के विरुद्ध हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन आपसे जो वादा किया है वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। दूसरे दल विरोधी दल के रूप में होते हैं। मान लीजिए दो पार्टियां रहीं, एक पार्टी ने ज़्यादा वोट पाया, दूसरी पार्टी ने उससे कम वोट पाया, तो जो ज़्यादा वोट पाएगी वो सरकार बनाएगी। लेकिन सरकार बनाएगी तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी कहाँ गई? दूसरी पार्टी को हम लोग कहते हैं विपक्ष, है ना। क्या कहते हैं? विपक्ष। कि ये अगर मान लीजिए ये वाली सरकार 100 में से 60 वोट पाई और ये दूसरी सरकार 40 वोट पाई, तो जाहिर सी बात है 60 वोट वाली सरकार बन गई। लेकिन इसमें भी तो 40 है, इसमें भी तो लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में बैठेंगे। तो अगर ये कोई सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये उसका जवाब देंगे, कभी ये सवाल करेंगे तो ये जवाब देंगे। इस तरीके से हमारा देश, हमारा शासन चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 के साथ। प्रश्न नंबर 23 कहा जा रहा है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नंबर। फिर तथा भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 2 प्रकार की मिट्टी का उल्लेख करना है। एक प्रकार की मिट्टी का उल्लेख करेंगे 1 नंबर, फिर एक प्रकार की मिट्टी का उल्लेख करेंगे 2 नंबर, और दोनों प्रकार के कर दिए तो आपको 2 नंबर। तो इस तरीके से इसमें नंबर डिवाइड होंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं इसका उत्तर। तो प्रश्न यही है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करना है और भारत में पाई जाने वाली 2 प्रकार के मिट्टियों का वर्णन करना है। तो पहले मिट्टियों के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले मिट्टी में ही सब्जियां, फल और फसलें उगाई जाती हैं। जाहिर सी बात है मिट्टी में, तो ये महत्व हो गए उसकी। मिट्टी में ही पौधों की जड़ें होती हैं। मिट्टी वर्षा जल को छानती है ना, जाहिर सी बात है। और अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करती है। जितना भी वर्षा जल बारिश होती है, जो ऊपर ऊपर से बह गया तो वो बह गया, कहीं नदियों में जाके मिलेंगे, कहीं तालाबों में, तो कहीं वो नदियों से होते हुए समुद्र में चली जाती हैं। लेकिन जब छानने के बाद वो जमीन के अंदर जाती है तो अतिरिक्त पानी जो होती है उसको नियंत्रित भी करती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, खनिज, पानी और हवा होती है। मिट्टी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, ये तो सभी क्या है? पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद 2 मिट्टियों का वर्णन करना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के विषय में। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि बहते हुए पानी के साथ साथ जमा होती है, और यह भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है जिसके कण आपस में नहीं चिपकते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा जरूर देखा होता है कि जहाँ पर ऐसे पानी लगातार इस तरीके से बहते रहता है, तो पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होती है? इकट्ठा होने लगती है। इस तरीके से ऐसे इकट्ठा हो जाएंगी और आपको लगेगा ये रेत जैसा मिट्टी है ना, रेत जैसा आपको लगेगा। लेकिन वास्तव में जब आप उसको टच करेंगे तो उसके कण जो होते हैं वो आपस में चिपके नहीं होते हैं, है ना। आमतौर पर ये बहुत सारे कण से मिलके बने होते हैं। जैसे कहीं से मिट्टी से, बलुई मिट्टी से, दोमट मिट्टी से, काली मिट्टी से बहकर आ रही है पानी, तो सभी मिट्टियों के क्या होते हैं? कण होते हैं। तो ये उसी तरह पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद मतलब सिल्ट होता है, बालू और बजरी के कई बड़े और छोटे कण होते हैं, है ना। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे ही देखा जा सकता है और कहीं पर भी ये मिट्टियाँ नहीं मिलती हैं। दूसरी मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी। आपके प्रश्न में अभी आया है, ऊपर आपने देखा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है काली मिट्टी यह भारत की मिट्टियों में अलग मिट्टी होती है, जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इस क्या क्या कमी होती है? तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ ही इसे काली कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो आप ध्यान रखें, काली कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। भारत में यह मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगे। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया गया तो आपका काम बन जाएगा। यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है, वहीं सूखने पर इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। वहीं इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। जो भी दक्कन ट्रैप है, तो वहाँ पर जब लावा चट्टानें फूटी थी तो उसी चट्टानों के फूटने से ही ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, और ऐसे में इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, यही वो काली मिट्टी है जिससे पहले के ज़माने में लोग बाल को धुला करते थे। ठीक है, तो ये वही काली मिट्टी है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई भी दो सुझाव दीजिए। इधर से आपको 2 नंबर मिलेगा, इधर से आपको 2 नंबर, टोटल 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसे 23 प्रश्न दिया, तो या तो आप ये प्रश्न करिए या तो आप ये प्रश्न करिए, दोनों में से एक ही प्रश्न करना है और आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर देखिए, विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। विदेशी व्यापार का महत्व क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, और इसका संदेश है कि व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं जो आपको नीचे बताए जाएंगे। विदेशी व्यापार का मतलब ये होता है ना कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, कोई भी चीज़ एक देश से दूसरे देश में बेचना और किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदना, इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। अब उसके यहाँ पर जो है ये संबंध जो है वो अच्छे से बनाए रखना ही बेहतरीन चीज़ होता है, क्योंकि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सुझाव देखते हैं। दो सुझाव देने हैं, दोनों सुझाव को आपको देखने ध्यान से। पहला सुझाव ये है कि संबंधों को मजबूत करें। जो भी मतलब मान लीजिए अगर ये हमारा देश हो गया भारत, ठीक है, ये हमारा देश हो गया भारत। अब अगर ये भारत हो गया और यहाँ पर एक देश है, क्या आपको पता है, मेडागास्कर है, और यहीं पर एक हमारा जो देश है आप जानते हैं वो है जो पूरा कंटिनेंट है। तो यहाँ पर एक देश हो गया, मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत से कोई सामान यहाँ पर बेचा गया 7 रुपये में, अच्छी बात है, तो ये 7 रुपये हम खरीद लेंगे। और यहाँ से कोई सामान इधर में 10 रुपये में, अच्छी बात है। अगर यही सामान जो यहाँ पर बेचा गया है ये कहीं और से 3 रुपये में पा जाएगा, तो जाहिर सी बात है भारत से संबंध तोड़ देगा और किसी और देश से लेकर आएगा। तो यही चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है कि हम किसी देश से भी कोई चीज़ कम दे या क्या व्यवहार बनाया है उस पर डिपेंड करता है। तो यही कहा जा रहा है कि संबंधों को मजबूत करें, कहीं आपस में झगड़ा ना हो जाए, किसी चीज़ को लेकर बैर ना हो जाए। तो सफल विदेशी व्यापार के लिए मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और रूस का जो है संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। यहाँ विस्तार के संबंधों को विकसित करने और अनुबंधों का निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए उद्यमी होना चाहिए। अब आप लोग ये कहें कि भारत का जो है वो पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत हो जाए, अरे पाकिस्तान से पहली बात तो रिश्ता ही मजबूत नहीं है, तो इसमें आयात और निर्यात होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है भारत और ये पाकिस्तान के बीच में कोई भी क्या नहीं हो सकता है, संबंध मजबूत नहीं हो सकते हैं, और इसका विदेशी व्यापार महत्व जो है वो भी नहीं बढ़ सकता है। दूसरा सुझाव ये है कि भागीदारी और सहयोग, अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकती है। मतलब आप मान लीजिए भारत में है, अब भारत कहे कि हमारे यहाँ कोई भी कंपनी आके ये कंपनी जो है अपना निर्माण कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी अमेरिका से आके भारत में अपनी कंपनी खोलती है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी यहाँ पर विदेशी मुद्रा का निर्माण करेगी मत विदेशी मुद्रा का निर्माण करने इन द सेंस ये भारत से पैसा लेगी, जो भी चीज़ें अपना निर्माण कराएगी, और उस पर भारत क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। ये टैक्स कहाँ से आएगा, तो फिर अमेरिका से। तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा का भी साख बढ़ेगा। तो यहाँ से ये समझ में है कि भागीदारी और सहयोग रहना आवश्यक है। पता लगा कोई कंपनी अमेरिका से आ रही है भारत, करे कि हमको यहाँ पे जगह चाहिए, कंपनी लगाना है, तो आपने मना कर दिया, नहीं हमारे देश में कंपनी नहीं खुलेगा, हम हमारे खुद का कंपनी रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दो देशों के बीच में जो है भागीदारी और सहयोग की कमी आ जाएगी और इससे विदेशी व्यापार का महत्व नहीं बढ़ सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी करिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़े हैं, इस पर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। वैश्वीकरण की जो स्थिति थी वो उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाएं। जब
सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, तो उस समय वो मसाले लेके गए थे। अब सोचिए कि भारत से जो मसाला लेके गया, यहाँ से जब वो यूरोप लेके जाता है, तो यहाँ से वो 100 रुपया का खरीदा था और वहाँ पे जाके 6,000 का बेचा था। मतलब 60 गुना ज़्यादा वो पैसा कमाया था एक बार के चक्कर में। इसलिए क्या होता था कि जो भारतीय किसान, दक्षिण भारत का मतलब होता है जो इस साइड के, ये दक्षिण भारत का देश है, तो यहाँ पे मसाले अच्छे होते ही हैं, आज भी होते हैं, तो उस समय भी होते थे। तो वहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि हाँ, आप किसान, जो किसान है यहाँ के, वो अच्छे से मसालों को जो है उसकी फसल को लगाएं, बढ़ाएं, उगाएं। तो मसाले जो होती थी वो उस समय की भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी, और गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वस्तुओं की प्रमुख वस्तु है। तो उस समय भी थी और आज भी है। इसके बाद भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। भारतीय किसान जिसका खेत लेते थे, जिसका ज़मीन लेते थे, उसके ज़मींदार के अकॉर्डिंग वो अपना खेती करते थे। और जैसे मान लीजिए वो 100 रुपया का खेती किए, तो उसमें से वो 90 रुपया दे देते थे और 10 रुपया अपना पाते थे। तो इसको ख़त्म भी किया गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन। उसके अलावा ये जो बिहार के किसान थे, वो नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था कि नहीं, आपको नील की खेती ही करनी है, आपको हमारा ये खेत लेना है, नील की खेती ही करनी है। तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ, तो वो इसीलिए हुआ था कि बिहार में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई, जिसमें आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। जैसे चाय, कपास, चावल, काफ़ी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे। लेकिन फिर भी भारतीय कृषि को विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। आज इतने से जमीन में अगर आप 10 किलो गेहूं की उत्पादन कर रहे हैं, तो उतने से ही जमीन में किसी अन्य देश में जो है 40 किलो उत्पादन कर ले जा रहे हैं, जबकि भारत की मिट्टी ज़्यादा अग्रिम है, ज़्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वैश्वीकरण में पीछे रह जाती है भारत। तो क्या होता है कि भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता की जाती है। उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधाएं, फसलों के लिए उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पिछले दशकों में भारतीय कृषि में काफ़ी परिवर्तन हुए। 1960 में उत्पादित वाली किस्मों बीजों में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। इसमें कई गुना निवेश की साधनों और बाजार आदि सुविधाओं में बढ़ गया। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ बाजारों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ गई। खाद्यान्न का मतलब होता है गेहूँ, चावल, जौ, जितने भी चना, ये सभी खाद्यान्न का मतलब जो खाने वाली फसलें होती हैं। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति आई, जिससे दूध, तिलहन और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और भारत की जो वैश्वीकरण स्थिति थी कृषि में, वो बहुत ही ज़्यादा विकास कर गया। अब 24 का जो प्रश्न है दूसरा, कहा जा रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। ये आपको बताना है, उदाहरण सहित देकर बताना है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ये भी 4 नंबर का ही आपका प्रश्न है। तो चलिए अथवा वाले प्रश्न पे चलते हैं। 24 के अथवा वाले प्रश्न में प्रश्न यही है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। जैसे आप समझिए कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बाजार में बेचना, ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं तृतीयक क्षेत्र के द्वारा। बात समझ में आया? तो जो सेवाएं हैं
वो कौन देता है? सेवा का क्षेत्र, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में क्या क्या आती है? तो कहेंगे बैंक की आवश्यकता होती है, टेलीफोन की आवश्यकता होती है, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है ना। और ये सभी तृतीयक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। जब भी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र आएगा तो उसके लिए बैंक, टेलीफोन, बीमा कंपनी, ये सब तो सेवा में आती है, तो ये तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हो गए। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाओं के लिए, विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक में दूसरे में, क्योंकि अब यहाँ से विस्तृत उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे जिसमें आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। क्लियर है? ये मेरा अनुमान है और आपको ये जानना भी चाहिए कि अगर आपने 2024 के सभी 7 सेट को सॉल्व कर लिया तो गारंटी है आपका 2025 का पेपर या किसी भी साल का पेपर बेहतरीन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताएं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन और उसके कारण भी बताने हैं और उसके क्या परिणाम हुए वे भी बताने हैं। तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और कारण और परिणाम परिणाम बताने के लिए 3, टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इस पर देखते हैं प्रश्न को ध्यान से, इसके उत्तर को। तो सबसे पहले देखिए कि सत्याग्रह क्या है, इसको जानते हैं कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित होता है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन ये हैं। देखिए सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो है चंपारण। सबसे पहला क्या है? तो आप कहेंगे कि सबसे पहला चंपारण है। चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध चला गया भारत में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में महात्मा गांधी ने चलाया और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने 1917 में शुरू किया। इस सत्याग्रह को जबरन हो रही नील की खेती को बंद करवाने के लिए शुरू किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी और जब नील की खेती करवाई जा रही थी तो महात्मा गांधी 1917 में इस आंदोलन को शुरू किया। नील की खेती को अनिवार्य करने वाले 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसमें यही था कि नील की खेती तो जबरन करवाया जा रहा था और दूसरी कि इसमें 3 कठिया प्रथा शामिल थी। मतलब 3/10 जिसे कहते हैं, मतलब अगर 10 रुपया होता है तो आप 7 रुपया जो मालिक होगा उसको दे देंगे और 3 रुपया किसान के पास रहेगा। इसी को 3 कठिया प्रथा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे है दूसरा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था जो अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों की बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, उनकी अलग अलग नीतियाँ बनाई जा रही थी। एक तो नीति ऐसी बना दी गई कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब अगर आपको कोई भी पुलिस शक कर लिया उस समय तो वो आपको सीधे जेल में डाल देगी। इस पर कोई अपील नहीं कर सकते हैं, कोई दलील नहीं कर सकते हैं, कोई वकील नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से नीतियां से जो उस समय परेशान थे, तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, ये डेट याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू में, तो 1920 में प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड है ना, जो गोरखपुर जिला में है उत्तर प्रदेश के, इसी के कारण फिर इसे क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 3 सत्याग्रह की बात हो रही थी, हमने 3 इसमें आपको बताया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरोध में था। इसकी शुरुआत 1930 में हुई और 1934 में समाप्त किया गया। इस आंदोलन से देश को ब्रिटिश शासन का विरोध करने की ताकत और विश्वास हासिल करने में मदद मिली। हुआ ये था कि नमक कर जो था कि उस जो ब्रिटिश सरकार थी वो नमक पर भी टैक्स लगा दी कि आपको नमक पर भी कर देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, अब महात्मा गांधी नमक को सबसे बेहतरीन चीज़ मानते थे क्योंकि नमक जो है वो हर भारत के हर घर में
है ना, घर घर में यूज होता था। तो इसलिए इससे उनको लगा कि इससे सभी लोग प्रभावित होंगे, और जाहिर सी बातें हुए भी। इसीलिए ब्रिटिश शासन का विरोध करने में ताकत मिली और विश्वास भी हासिल करने में योगदान रहा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। प्रश्न नंबर 25 ही है। इसमें या तो आपको महात्मा गांधी द्वारा ये वाला प्रश्न करना है, या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रश्न करना है। ठीक, अगर आप ये बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो आपको इसके लिए मिलेंगे 1 नंबर। यह क्यों चलाया गया, तो आपको इसके लिए मिलेंगे 2.5 नंबर। इसका क्या प्रभाव पड़ा ये बताएंगे, तो इसके लिए मिलेंगे 2.5 नंबर। तो टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए किसी भी प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि हमको कौन से नंबर पे मिलेंगे। पता लगा आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में ही लिख दिया, क्यों चलाया गया आपने बताया ही नहीं, तो आपका 2.5 नंबर तो गया। एग्जामिनर अच्छा रहा तो 2.5 नंबर गया, अगर ठीक ठाक एग्जामिनर हो गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप ये समझिए कि पहले कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है। नम्रतापूर्वक किसी के आदेश की अवहेलना करना सविनय अवज्ञा कहलाती है। मतलब अगर कोई कहे कि मेरे लिए 1 लोटा पानी लेकर आओ, और आप कहेंगे, उसका जाएंगे पैर छू के कहेंगे कि मैं नहीं लेके आऊँगा, तो ये हो गया नम्रतापूर्वक किसी के आदेश की अवहेलना कर देना। तो इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इसको भी असहयोग आंदोलन कहा जाता है, लेकिन दूसरा द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 1930 से 1934 तक यह चला था। इसका प्रयोग गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज्य के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए किया गया था। लाहौर में 1929 में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तब ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांगें स्वीकार नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी कांग्रेस ने 1929 में ही, है ना। लेकिन वो ब्रिटिश कहती थी कि नहीं, मैं भारत देश को आज़ाद नहीं करूँगा। तो इसी कारण स्वाधीनता प्राप्ति मतलब आज़ादी पाने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और इसका प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को लेकर ही किया गया था, क्योंकि नमक जैसे आवश्यक खाद्य सामग्री पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक टैक्स लगाकर आम जनता का शोषण किया जा रहा था। अब जब ब्रिटिश कांग्रेस ने स्वराज की मांग को ठुकरा दिया, तो महात्मा गांधी को नमक कर को लेकर लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना था। तो मैंने अभी आपको बताया कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में यूज होता है। तो महात्मा गांधी ने इसका फ़ायदा उठाया और एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, जो कि बेहतरीन था और सभी लोगों के पास तक पहुंची। और ये नमक कर से ही प्रारंभ किया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान से प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून को तोड़ा गया था। उन्होंने हाथ में नमक लिया और उन्होंने कहा कि यह नमक हमारा है, और हाथ में नमक लेने के बाद उस कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारतीय जनता के मानवाधिकारों के प्रति संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब लोगों के मन में ये हो गया कि हमारे लिए कोई लीडर है, हमारे लिए कोई व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है, और हर लोगों के मन में ये हो गया कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और हमको इसके प्रति लड़ना है। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को नशाबंदी एवं करबंदी जैसे कार्य करने पड़े, है ना। उन्होंने नशा बंद करवा दिया, टैक्स बंद करवा दिया, इसी के आंदोलन के कारण, जिससे भारतीय जनता को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला। टैक्स बंद हो गया, जाहिर सी बात है, कोई सामान अब 10 रुपये हम खरीद रहे हैं, जो 3 रुपये का है 7 रुपया टैक्स लग गया है। अरे ये तो कम से कम बंद, अब 3 रुपया मिलने लगा, तो इससे भी बंद। नशाबंदी भी हो गया, जहाँ पर बहुत सारी नशाएँ, मतलब कि जहाँ पर शराब दारू ये सब चीज़ें मिलती थी फालतू में, उसको भी बंद कराना पड़ा। पूर्ण रूपेण से नहीं हुआ था, लेकिन हाँ हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया कि भारत की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है।
गांधी जी इस आंदोलन के माध्यम से भारत के निर्विवाद नेता बन गए। निर्विवाद का मतलब उनके जैसा कोई नहीं, अकेले एक ऐसा नेता थे। वास्तविकता भी यही है कि आज के लोग महात्मा गांधी को बिना पढ़े, बिना उनको जाने, जो है व्हाट्सएप और इन सब के न्यूज़ के जरिए उनको गाली देती है, उनका सम्मान नहीं करती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप इस प्रश्न के सिर्फ उत्तर से जानिए कि क्या रोल रहा होगा उस समय। और जिस दिन आप महात्मा गांधी के विषय में अच्छे से पढ़ लेंगे, उस दिन आपका प्यार, स्नेह महात्मा गांधी के प्रति बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हुई। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। क्यों चलाया आपको समझ में आ गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26, जो कि है भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों करते हैं? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई दो उपाय थे। दो उपाय बताएंगे, 2 नंबर, और ये क्यों होता है 4 नंबर, 6 नंबर मिलेगा। वो या तो आप अथवा वाला प्रश्न करिए। तो पहले इस प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों के आधार पर ही निर्भर होता है। भारत के चुनाव में यह देखा गया है कि राज्य स्तर के चुनावों में क्षेत्रवाद एवं जातिवाद के भाव दिखाई देते हैं। जैसी बात है, भारत का चुनाव जब होता है तो आप जानते हैं किसी राज्य में क्षेत्रवाद होता है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आधार पर चुनाव होगा। कई आप देते हैं ये हिंदुओं का इलाका है तो हिंदू की जातिवाद दिखाई, ये मुस्लिमों का इलाका है, मुस्लिम वाले सीट जीत जाते हैं। कहीं हरिजन बस्ती होती है तो हरिजन वाले सीट जीत जाते हैं। तो भारत के चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में खासतौर से जो क्षेत्रवाद और जातिवाद दिखाई ही देती है। क्षेत्रीय दलों द्वारा जाति आधारित दलों का गठन किया जाता है। आप देखते ही हैं चुनाव जो होता है, आप लोग इतने तो समझदार हो गए हैं कि जहाँ पर जो समाज बहुसंख्यक होती है, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल होते हैं वहाँ पर जाति आधारित दलों का एक गठन कर दिया जाता है ना। जैसे आप अपने समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने आप को पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधि मानता है ना। आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़े वर्ग मतलब OBC है ना, इसकी प्रतिनिधि मानता है कि हम ये जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी ये अपने आप को SC एवं ST वर्ग का प्रतिनिधि मानता है। और इसी तरीके से जो भाजपा है वो अपने आप को जो है अपर कास्ट के जो है वर्ग की प्रतिनिधि मानता है। तो वो तो जातिवाद की बात ही अलग है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अपना दल के नाम पर गठित दल अपने आप को कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधि मानता है। अपना दल आप जानते ही हैं, अपना दल जो होता है वो कुर्मी समुदाय की प्रतिनिधि मानता है। सन 1995 से लेकर सन 2010 के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा जाति आधारित टिकट का वितरण करके पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया जा चुका है। आप ये ध्यान रखिएगा, 1995 से लेके 2010 के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा जाति आधारित टिकट दिया गया था। मतलब जिधर होंगे वहाँ पे जाति, उसी जाति जो जाति जहाँ पर है उसी जात के आधार पर टिकट का विवरण किया गया था। और उस समय बहुजन समाज पार्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सरकार का गठन किया था। इस तरीके से जाति भारतीय समाज में एक नासूर की भांति हो गया है। जिस दिन ये जाति खत्म होगा उस दिन भारत का विकास होना अनिवार्य है। अब इसके उपाय क्या क्या हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के कोई 2 उपाय समझाइए। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, ध्यान से समझिए। पहली बात तो जाति आधारित जनगणना एवं जात के आधार पर दिए गए आरक्षण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कि यहाँ पर आपको जाति आधारित जनगणना, जो कि आजकल आप देख ही रहे कि इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जात आधारित जनगणना करा लिया जाए। तो जाति मतलब अगर आप बताएंगे कि इस भारत देश में टोटल 100 लोग रह रहे हैं, इसमें से आप बता ही देंगे कि 70 लोग हिंदू हैं, 20 लोग मुस्लिम हैं, है ना, 10 लोग अन्य में हैं। तो इससे क्या होगा कि जाति आधारित जो वोटर हैं वो बढ़ने और घटने की आशंका बढ़ जाएगी। इससे चुनाव में भी धांधली होगा और जाहिर सी बात है भारत में चुनाव जो होता है जातियों पर भी निर्भर हो जाएगा। दलों द्वारा दागी व्यक्तियों एवं जाति विशेष के आधार पर टिकट का वितरण न किया जाए। दागी व्यक्तियों का मतलब आप जानते ही हैं आजकल जो चल रही है, कोई जो है कोई मर्डरर है तो इस हिसाब से दागी व्यक्ति, कोई अपराध करके आया है, कोई व्यक्ति अपराध करके आया है और अपराध के मामले में फंसा हुआ है और जेल से निकला हुआ है, उसको टिकट न दिया जाए।
कोई जाति विशेष के आधार पर हो कि ये इस जाति है, इस एरिया में इस जाति का चलता है, तो उसके आधार पर टिकट न दिया जाए। तो इससे ये उपाय है। आरक्षण को जातिगत न प्रदान करके आर्थिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। एक समान सिविल कोड लागू करते हुए राजनेताओं पर जातिगत टाइटल लगाने से रोक लगा देनी चाहिए। जातिगत टाइटल का मतलब होता है कि किसी नेता की गाड़ी पे आप देखेंगे आगे लिखा होगा ब्राह्मण, तो किसी के क्षत्रिय, तो किसी पे कुर्मी, तो किसी पे जो है इसी तरीके से अपने अपने टैग लगाए जाते हैं, टाइटल लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी और बड़े बड़े घरानों सभी वर्गों के अंतरजातीय विवाहों एवं समारोहों का प्रचलन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में चुनाव जो होता है जातियों पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 26 का अथवा वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 विशेषता, एक विशेषता 1.5 नंबर का है, 2 विशेषता 3 नंबर का हो गया। उसी तरीके से 4 विशेषता बताएंगे तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। अब चाहे ये वाला उत्तर दीजिए चाहे ये वाला उत्तर दीजिए, चलिए हमको तो दोनों बताना है आपको। तो चलिए दूसरे प्रश्न का देखते हैं, 26 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर। संघवाद का अर्थ तथा भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं। जब कई राज्य मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं तो इस सम्मेलन में बनाए गए नियम के अनुसार शासन करते हैं, तो उस निर्मित राज्य को संघात्मक राज्य कहा जाता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी संघ राज्यों के उदाहरण हैं। सिंपल से वे में अगर आप समझें तो भारत में कहेंगे कि 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, है ना। भारत में क्या कहेंगे कि 28 राज्य हैं। अगर 28 राज्य हैं तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये जो राज्य हैं, सभी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि सभी राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो ये सभी जब भारत का निर्माण करते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अब आप कहेंगे देश। तो पूरे देश में यहाँ पर है दिल्ली, जो कि पूरे देश के शासन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है, लेकिन सभी देश में, सभी राज्य में अपने अपने जो होते शासन होते, जैसे उत्तर प्रदेश में अपना शासन है जो कि राज्य द्वारा चला जाता है। तो हमारे देश में क्या होती हैं, जो शक्तियाँ हैं, है ना, शक्तियाँ पूर्ण रूपेण से केंद्र पर निर्भर नहीं है कि पूरा केंद्र ही लगा देगी। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर मान लीजिए समाजवादी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थापना हो जाए, तो अगर समाजवादी पार्टी होगी तो वो उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी, ये जो इसकी बहुमत होगी इसके अनुसार कार्य चलेगा, है ना। तो लेकिन केंद्र अगर बजट पास करेगी तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर चीज़ें चलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्य होगा उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी, लेकिन उसकी वित्तीय व्यवस्था, शक्तियाँ जो भी होंगी वो केंद्र से आती हैं। अब जो चीज़ें केंद्र में शक्ति, केंद्र के पास और राज्य के पास अपनी अपनी शक्तियाँ विभाजित होती हैं। तो इस तरीके जो विभाजित होती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संघीय देश, है ना, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों उपस्थित हो। तो इस तरीके के देश कौन कौन से कहेंगे, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, ये सभी संघ राज्यों के उदाहरण हैं। संघात्मक शासन की विशेषताएं क्या होती हैं। 20वीं एवं 21वीं सदी में राष्ट्रीय राज्यों का दौर आ गया। संचार साधनों के विकास के कारण संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान हो गया है और इन सब कारणों से राज्यों ने बड़े बड़े संघों का रूप ग्रहण कर लिया है। इन संघों की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि लिखित संविधान जो होता है वो संविधान संघात्मक राज्यों की होती है। तो प्रायः लिखित संविधान मतलब ऐसा संविधान जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है ऐसा संविधान जो होता है संघात्मक राज्यों में पाया जाता है। और इस संविधान के द्वारा संघ एवं राज्य, है ना, संघ एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य के अपने अपने क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो पुलिस में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, है ना, एमपी पुलिस, तो इस तरीके से बटे होते हैं। लेकिन अगर फोर्स की बात करें, फोर्स में कोई भी हो, जैसे आर्मी, तो आर्मी होगी वो किसी यूपी की, एमपी की, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की नहीं होती है, वो पूरे देश की होती है। तो इस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और ये बंटवारा जो है केंद्र और राज्यों की अलग अलग शक्तियों में काम करती है, जिससे किसी प्रशासन में कोई रुकावट नहीं आती है। और संघवाद में प्रायः संविधान जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन भारत का लचीला भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक राज्यों में प्रायः एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय होता है
जो संघ तथा इकाइयों के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा करती है। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें, है ना, उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है। कहाँ है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। फिर उसके बाद कहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जिले की बात की जाए, मान लीजिए प्रयागराज की बात किया जा रहा है ना, तो प्रयागराज में तो हाई कोर्ट है। मान लीजिए किसी मिर्ज़ापुर की बात किया जाए, एमजेडपी, अगर मिर्ज़ापुर की बात किया जाए, यहाँ पर कोई केस होता है तो यहाँ पर भी एक न्यायालय होता है। उस न्यायालय में अगर आप गए, वहाँ से आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप इस उत्तर प्रदेश के सबसे हाई कोर्ट, हर एक जिले का अपना अपना कोर्ट है, लेकिन इसका सब पूरे उत्तर प्रदेश का एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। अगर आपने हाई कोर्ट में भी अपील की और वहाँ पे हार गया कुछ की, तो आप उससे सहमत नहीं है, तो पूरे देश का एक जो है न्यायालय है वो है केंद्र में, दिल्ली में। इसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय। किसी भी राज्य में कोई भी विवाद होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और वो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य और संघ के चीज़ों को निपटारा करता है, इसके विवाद को निपटाता है। आगे है शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान में सूची बनाकर संघ एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सूची बनाया गया है, राज्य सूची, संघ सूची, और सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे कि उनके मध्य कोई विवाद न उत्पन्न हो। संघ एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें। संघवाद में संघ एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें पाई जाती हैं, और उनका गठन प्रायः निर्वाचन मतलब लोकतंत्र में होता है, निर्वाचन के द्वारा होता है। निर्वाचन का मतलब चुना जाना, मत के द्वारा। संघ या राज्य कोई किसी के कार्य में अनावश्यक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ अपना काम करेगी, राज्य अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है और उस पर क्या विशेषताओं का आधार होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि या तो आप ये प्रश्न करें या तो अथवा में ये प्रश्न करें, दोनों में से एक प्रश्न करना है। ये भी आपका 6 नंबर का है। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए, आपको मिलेगा 3 नंबर। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, फिर आपको मिलेगा 3 नंबर। इस तरीके से आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात, अगर जलवायु की बात की जाए तो चावल उष्णकटिबंधीय तथा खरीफ की मुख्य फसल होती है, और इसके लिए उच्च तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। मिट्टी क्या होना चाहिए, तो चावल का उत्पादन दोमट मिट्टी में किया जाता है, लेकिन साल्ट, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में इसे अच्छे प्रकार से उगाया जा सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई के माध्यम से इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, ये जानिए। चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, परंतु ज़्यादातर यह नदी घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों और तटीय मैदानों में उगाया जाता है। चावल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे चावल उत्पादक प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। यहाँ की लगभग आधी कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्य एक वर्ष में चावल की 2 फसलें उगा लेते हैं। ठीक है, आगे है कि चावल उत्तर और पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में भी उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी उगाया जाना प्रारंभ हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि चावल की खेती किस दशाओं में पाई जाती है और इनमें क्या क्षेत्र होने चाहिए, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए और भारत में से किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको विवेचना करेंगे 2 नंबर मिलेगा, और 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 का अथवा, इसका उत्तर। देखिए उत्तर क्या है कि
अभ्रक एक खनिज है जो पतली पारदर्शी शीटों में पाया जाता है। यह अपनी अग्नि प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध और उचित तापमान सहनशीलता के लिए जाना जाता है। अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना करना है तो क्या क्या उपयोगिता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कि कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और मोटरों में इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। दूसरा है निर्माण। क्या है? निर्माण। अभ्रक का उपयोग छत, फर्श और दीवारों के लिए आग प्रतिरोधी सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला है ऑटोमेटिव। इसका मतलब यह है कि अभ्रक का उपयोग ब्रेक पैड और क्लच में किया जाता है। जो आप लोग बाइक में यूज करते हैं, क्लच और ब्रेक पैड जो होता है ना, उसको अभ्रक का ही बनाया जाता है, क्योंकि यह उच्च तापमानों का सामना कर सकता है। ठीक है। आगे है कि अन्य चीज़ों में अभ्रक का उपयोग पेंट में किया जाता है, प्लास्टिक में किया जाता है, रबर में किया जाता है, पेपर में भी किया जाता है। तो अभ्रक का उपयोग आप देख रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन भी जाता है। अगर इसके अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि इसके किन्हीं दो उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। पहला है झारखंड। भारत में यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोडरमा, गिरिडीह और चाकलिया अभ्रक खनन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। दूसरा है आंध्र प्रदेश। भारत में यह अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेल्लौर और गुंटूरू जिले अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। या तो आप इस प्रश्न को अथवा वाला प्रश्न करिए। तो आप क्रियाकलापों का वर्णन करेंगे तो आपको डायरेक्ट 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो प्रश्न है WTO के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में मार्केस समझौता के तहत व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते को बदलकर किया गया था। ठीक, ये जो है व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, इसका नाम है GATT। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश सदस्य एवं 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि विश्व व्यापार संगठन विश्व के देशों के मध्य व्यापार के नियमों के विनियमित करता है। विश्व के में कौन सी नियम से, कौन से कानून से व्यापार किया जाएगा, क्या चीज़ें कहाँ पर एक देश से दूसरे देश के बीच में किस प्रकार समन्वय किया जाए, ये WTO निर्धारित करता है। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है तो ये भी जान लेते हैं। पहला ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उसे लागू करना WTO का काम होता है। व्यापार उदारीकरण के लिए बातचीत एवं निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना WTO का काम होता है। व्यापार पर कोई विवाद हो जाए तो उसके समाधान करना और निर्णय लेना ये WTO का काम होता है। ठीक, तो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना। जो भी विश्व में और भी कोई अगर संस्थाएं हैं तो उसमें शामिल होकर उसके साथ सहयोग स्थापित करना भी WTO का कार्य होता है। विकासशील मतलब जो देश अभी विकास कर रहे हैं उसको विकासशील देश कहा जाता है। तो उसमें प्रणाली में पूरी तरीके से लाभान्वित होने में सहयोग करना। व्यापार नीति का निर्माण WTO के सदस्यों के बीच व्यापार नीतियों के माध्यम का निर्माण करता है। इन नियमों का उद्देश्य व्यापार को अधिक खुला, निष्पक्ष और पूर्व मानित करता है बनाना है। दूसरा, व्यापार नीति की समीक्षा WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा करता है। यह समीक्षा सदस्यों को अपने नियमित नीतियों को WTO के अनुरूप बनाने में मदद करती है। तीसरा यह है कि विकासात्मक सहायता, WTO विकासशील देशों में व्यापार समीक्षा सहायता प्रदान करता है। यह सहायता व्यापार नीति, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 के अथवा वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 का अथवा वाला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए।
कह रहा है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में विभेद कीजिए कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इसमें आपको बताना है। और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या क्या होती है वो आपको विवेचना करना है। तो ये विभेद बताएंगे 2 नंबर मिलेगा, समस्या बताएंगे कर्मचारियों को 4 नंबर मिलेगा, 6 नंबर आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए संगठित क्षेत्र क्या होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। संगठित क्षेत्र नियमित रोजगार सृजन करता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र रोजगार की कोई निश्चितता नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि ये सभी लागू किए जाते हैं, और असंगठित क्षेत्र में इन नियमों के लागू होने पर भी उनका व्यवहार में पालन नहीं किया जाता है। क्लियर है। आगे है कि असंगठित क्षेत्र के विषय में बात करना है। तो अगर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याएं क्या होती हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, पहला कि अनिश्चित वेतन भत्ते। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन निश्चित नहीं होता है, इसके वेतन घटते बढ़ते रहते हैं और अधिकांश कंपनियों में इसका कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसका कभी वेतन घटता रहता है तो कभी बढ़ता रहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा, रोजगार एवं काम के घंटे की अनिश्चितता कि मतलब आपको पहली बात तो रोजगार में समस्या आएंगे, दूसरी चीज़ कि कितने घंटा काम करना, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 8 घंटा भी काम करना पड़ जाता है, तो इसकी अनिश्चितता होती है। इस क्षेत्र में रोजगार की कोई निश्चितता नहीं होती। जो व्यक्ति आज नौकरी में है वह कल बाहर हो सकता है। कंपनी की आवश्यकता के अनुरूप इसमें 12 से 16 घंटे तक काम लिए जाते हैं। तीसरी बात है कि छिपी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा काम नहीं मिल पाता। खेती आदि में साल भर में 5 से 6 महीने ही काम मिल पाता है। इस प्रकार आय का साधन अनिश्चित होता है। श्रमिक मजदूरों की दयनीय स्थिति। जिन्हें प्रतिदिन काम के हिसाब से वेतन की प्राप्ति होती है वे दिहाड़ी के मजदूर या श्रम मजदूर कहलाते हैं। जो डेली कोई 350 रुपया पर डे के हिसाब से काम कर रहा है ना, तो उसे दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है या श्रम मजदूर कहा जाता है। और इन लोगों को बराबर काम नहीं मिलता है, कभी काम मिल जाता है तो कभी काम नहीं मिल पाता है। इनको महीने भर में 10 से 15 दिन घर पर बैठना पड़ता है, अतः इनकी दशा अत्यंत शोचनीय होती है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए कठोर कानून बनाकर इसे कड़ाई से लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्णनात्मक प्रश्न सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे मानचित्र संबंधित प्रश्नों पर। मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब आपको प्रश्न मिलेगा तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न में ही आपको ये राइट करना है ना। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा सहित दर्शाना है, और सही नाम सही स्थान के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। सही नाम लिखेंगे तो आधा नंबर, सही स्थान टिक करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। अब आपको यही समझना है कि पहले तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, आपको मैप मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का सितंबर 1920 में हुआ। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, क्या पता, देखिए ये मैप हो गया है ना, मैप हो गया। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, पहला आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ 1920 में। तो पहले का आंसर क्या है, कलकत्ता है। अब यहाँ पर आपको दर्शाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता है, तो आपको इस तरीके से लिख कर बताना होगा, ये हो गया कलकत्ता। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। अब आप खुद ही जानते हैं, मैंने अभी बताया भी। तो आप कहेंगे कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल, ये सब आपको लिखना है ना, एक लाइन लिखेंगे भी, 6 अप्रैल 1930 को प्रातः दांडी तट पर, कहाँ पर, दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। तो अब आपको पता होना चाहिए दांडी कहाँ है। तो पहली बात तो कहेंगे दांडी तो गुजरात में है। कहाँ है, दांडी कहाँ है, तो आप कहेंगे दांडी, दांडी तो गुजरात में है। अगर दांडी गुजरात में है तो गुजरात में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि गुजरात में यहाँ पर है, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, दांडी यहाँ पर है, इस स्थान पर, ये हो गया दांडी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दांडी, ठीक है, और लिखेंगे गुजरात।
ऐसे, तो मार्क कर दीजिए। इस तरीके से दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देखिए ध्यान से। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह नगर जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आप कहेंगे कि वो तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे पंजाब में है। और पंजाब में कहाँ पर? यहाँ पर लगभग है। तो आप कह लीजिए कि अमृतसर, अमृतसर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए पंजाब। इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे? मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न कह रहा है वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ, तो कौन सा जनपद है जहाँ पर चौरी चौरा घटना हुई है? पहले तो आपको पता हो ये उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो कहेंगे गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर में जो है जनपद में हुआ था। कब हुआ था? तो आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यहाँ पर अब आपको पहले तो उत्तर प्रदेश में चले जाना है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है गोरखपुर यहाँ पर है, तो यहाँ मार्क लगा देंगे गोरखपुर। ठीक। अब देखिए ये आंसर इसलिए लिखना जरूरी है कि आपको यहाँ पर आंसर लिखने के बाद ये मैप में देखा जाए तो पता हो जाए कि हाँ सभी का मार्किंग सही हुआ है। पांचवा प्रश्न है कि जहाँ पर महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया था महात्मा गांधी ने? तो आप लिखेंगे चंपारण में, चंपारण बिहार। चंपारण कहाँ है? तो आप कहेंगे कि ये तो बिहार में है। चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन चलाया। इस प्रकार से पूरा लाइन लिखेंगे। तो अब आप देखिए बिहार में चंपारण कहाँ पे है? तो आप कहेंगे चंपारण यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए चंपारण। ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं बिहार, लिख देंगे तो आपका मैप थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा, ये अच्छा भी लगे। तो इस तरीके से आपको मानचित्र बनाना है। तो मानचित्र मिलेगा, मार्किंग हो गया, आंसर आपने लिख ही दिया यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मैप में हो गया। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न जो है देखिए ध्यान से, और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। दृष्टिबाधित प्रश्न भी है। मैं दृष्टिबाधित प्रश्नों को नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा मानचित्र तक कराऊंगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी द्वारा चिन्हित कीजिए। किस प्रदेश की? अब यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नामित सही दर्शाइए। सही नाम सही स्थान अंकन के लिए आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी सी के द्वारा आपको दर्शाना है। तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी अच्छी तरीके से पता है, तो आप पहले लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आप आंसर लिखते हुए चलेंगे। पहला लिखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक है। तो लखनऊ अब आपको मार्किंग करनी है, और आपको पता है कि आपको सी के द्वारा दिखाना है। तो आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, सी लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लखनऊ। लखनऊ पहला का आंसर हो गया। दूसरा का प्रश्न का आंसर क्या है? दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इसके द्वारा चिन्हित करिए। दक्षिण भारत की तो बहुत सारी प्रमुख नदी है, तो आप किसको चिन्हित करना चाहेंगे, है ना? तो आप एक काम करिए कि दूसरे का आंसर लिखिए कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, एक नदी है कावेरी। एक प्रमुख नदी है कावेरी, है ना, जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में जो कर्नाटक से मिलती है। तो आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये आपका केरल हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर आपको ये मार्क बनाना पड़ेगा जो यहाँ पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पे अच्छे से बना देंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कावेरी नदी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कावेरी। कावेरी और ब्रैकेट में आप लिखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन बंदरगाह को नामित कीजिए। तो पूर्वी तट तो ये आपको पता ना, ये पूर्वी तट ये होता है, तो पूर्व का इलाका ये है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, विशाखापत्तनम भी एक तट है, तो यहाँ पर आप दर्शा दीजिए, तीर बना दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। ठीक है। अब विशाखापत्तनम किस राज्य में है? तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम, मार्क आपने देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र इसके द्वारा चिन्हित कीजिए।
चाय उत्पादक क्षेत्र है, आपको इस तरीके से चिन्हित करना है। तो आपको असम से बढ़िया कौन मिलेगा, भारत के जो है असम राज्य में चाय का उत्पादन होता है। तो असम राज्य आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो आपको पता है कि असम राज्य कहाँ पे है, यहाँ पर, जो कि मार्किंग नहीं की गई है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो असम राज्य ये हो गई असम राज्य, है ना, और यहीं पर मेघालय है इस तरीके से। तो असम राज्य ये है जहाँ पर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे असम, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे जैसे आपने तीसरा के आंसर नहीं लिखा, तो आप तीसरे के आंसर में लिखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन जो है बंदरगाह विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम जो कर्नाटक में सॉरी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चौथे का आंसर लिखेंगे असम। पांचवें का प्रश्न क्या है, प्रश्न पहले देखते हैं फिर आंसर पे आते हैं। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इसके द्वारा नामित कीजिए। भारत का कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको नामित करना है तो क्या करेंगे, तो भारत का ट्राम्बे है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राम्बे, क्या लिखेंगे, ट्राम्बे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर, मुंबई में। तो अब मैप में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मैप में यहाँ पर है। इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र। तो किस राज्य में है ये आपको लिखना अनिवार्य होता है, और इसे लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको सेट नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू अच्छा जाएगा तो मैं इसका सेट नंबर 2 बनाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपके एग्जाम के पहले मैं पूरा सेट कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब हम लोग सेट नंबर 2 के साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।